काम दिया गया है कि भाई पोटेंशियल कैलकुलेट करो किसी पॉइंट, लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज एम, जो ना तो इक्वेटोरियल लाइन पे है ना एक्सियल लाइन पे, रेंडमली लोकेटेड है, कहीं भी हो सकता है वो, उसका आप पोटेंशियल निकालो। तो मैंने कहा भाई पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे लेकिन कुछ तो नॉलेज दो, थोड़ा तो बताओ इसके बारे में। तो उन्होंने थोड़ा क्या बताया कि चलो ये बता देते हैं, ये जो पॉइंट एम है इसका डिस्टेंस सेंटर से आर है और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये दो चीजें बता दी। तो यू आर गिवन a dipole having charge plus q minus q, length 2a, and you are supposed to find potential due to it at an arbitrary point whose location are given as r distance from center and theta angle with the dipole moment. बोल भाई यहां तक बात समझ आई क्या? जब तक कंसिडरेशन नहीं समझ आएगी सिखाना बहुत मुश्किल है। कंसिडरेशन क्लियर हो तो मैं सिखाऊं, बोलो। हाँ सर क्लियर। किसी और को तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। प्रणय बाबा हेयर कट चाहिएगा अपने को, तो अब तो चेहरा दिखना ही बंद हो गया है, बाल ही बाल दिखते हैं खाली। ठीक है। रिया पटेल, काव्या सिंह, लवी गर्ग, एनी डाउट टिल नाउ? ध्रुव पटेल, बाल उसने बाल सेट कर लिए, ध्रुव ने बाल सेट कर दी कि मेरे तो आगे नहीं आ रहे ना। जो बात समझ आई कि नहीं आई वो भी मुद्दे की है। हाँ सर समझ आ गई। चलो बहुत बढ़िया ध्रुव। तो नाउ वी टेक अ सिचुएशन। मैं थोड़ा ड्राइंग के मूड में जाता हूँ अभी। मामला ये चूं चूं की आवाजें मत करो यार, ऐसा मत करो। चलो अब मैं ढंग से ड्राइंग करता हूँ। सो अपने को एक डाइपोल लेना है। डाइपोल का नाम रख देते हैं अपने ए बी। ए पे रखते हैं प्लस क्यू चार्ज, बी पे रखते हैं माइनस क्यू चार्ज, बीच में सेंटर ओ। लेंथ मैंने आपको पहले ही बताया था, ए पूरी लेंथ 2a, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले रहा हूं मैं एम। अच्छा ये बात बताओ, ये एम पॉइंट प्लस क्यू के नजदीक है या माइनस क्यू के नजदीक है? अरे आप लोगों से पूछ रहा हूं। ये एम पॉइंट प्लस इक्वल डिस्टेंस पे सर। देखो आपकी बात सही भी है और थोड़ी सी इसको मैं बदल के बोल भी सकता हूं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन अगर सब कुछ इक्वल होगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाएगा क्या? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय आर, पोटेंशियल खेल खत्म। तो सेम तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो फर्क है। बोलो किसके नजदीक लग रहा है अभी? प्लस क्यू। क्योंकि ये नजदीक है तो मान के चलना पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप में से किसी ने ड्राइंग करते वक्त ये जो एम पॉइंट है कहीं दूसरी तरफ बना दिया, लेट्स से यहां बना दिया, तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव भी आएगा। तो ये चीज में कंफ्यूज मत हो जाना कि डेरिवेशन रॉन्ग है, वो सही है, उल्टा आना चाहिए था नेगेटिव। अगर आपके डेरिवेशन में तब भी पॉजिटिव आए मतलब घोटाला मार दिया आपने कहीं। क्लियर है ये बात? अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के तरफ लूंगा एम पॉइंट तो पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव चार्ज के नजदीक लूंगा तो नेगेटिव आएगा। अच्छा इस एम पॉइंट के बारे में क्या गिवन है अपने को? मेरे को ड्राइंग कैसे करने देगा? हाँ सो ये मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है आर, और ये एंगल जो पी वेक्टर के साथ, पी वेक्टर इधर ही जाता है ना, पी वेक्टर जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसके साथ जो एंगल है वो है दिया थीटा। तो मुझे कह दिया पोटेंशियल एट, अरे यार ये क्या कर दिया, हाँ मुझे कहा कि पोटेंशियल एट एम करने दे यार, पोटेंशियल एट एम कैलकुलेट करो। तो मैंने कहा पोटेंशियल एट एम वुड बी ड्यू टू द चार्ज एट ए एंड ड्यू टू द चार्ज एट बी। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना आता है क्या? पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने वो तरीका बताया था, कौन सा? प्रीनप वाला। प्रीनप वीडियो देखते ही नहीं है बच्चे, बिना पढ़े आते हैं क्लास में। खुश दवे क्या था वो प्रीनप वाला, कहानी क्या थी? सर उसमें VA का पॉइंट चार्ज आएगा KC³ बाई R स्क्वायर। नहीं स्क्वायर नहीं, स्क्वायर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। सिर्फ R, हाँ फोर्स नहीं निकालना। हाँ
जिन्होंने नहीं सुना वीडियो, मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा भाई, देख के आया करो, मजा आएगा आपको भी। अगर आपने देखा है तो मैं एक रिव्यू दे देता हूं। जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी बाय कैलकुलेटिंग द वर्क डन, फॉर्मूला आया था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर। और इस फॉर्मूला के साथ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम ये थी कि ये पोटेंशियल एनर्जी ना कैपिटल क्यू की है ना स्मॉल क्यू की, दोनों की कंबाइंड है, तो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस पता नहीं चलता था। तो अपनों ने इसमें कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया इनके बीच में कि भाई दोनों का इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस पता चल सके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए अपना तरीका क्या था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था उसको इनकमिंग चार्ज से डिवाइड कर दो। तो पोटेंशियल एनर्जी यू का फॉर्मूला था, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, बाद में हटाऊंगा। ये फॉर्मूला था के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, और इसको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वी में कन्वर्ट अगर करना हो तो आपको यू को इनकमिंग चार्ज क्यू से डिवाइड कर देना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर। बोलो ये क्लियर है क्या? खुश? अरे वो कहाँ गया अपने को काम पे लगा के? खुश भाई साहब, ये क्लियर है क्या आपको? यस सर। ओके, सो अपने ये तो हटा देते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज इज के, सॉरी कांस्टेंट इज के, चार्ज इज स्मॉल क्यू, डिस्टेंस पता ही नहीं है तो मैं इसको एक इमेजिनरी डिस्टेंस मान लेता हूं r1। पता नहीं है ये वैल्यू, मेरे को गिवन नहीं है, लेकिन मान लिया, चलो क्या फर्क पड़ता है। पॉजिटिव चार्ज था इसलिए पोटेंशियल पॉजिटिव लिया है। देखो एक फर्क है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते वक्त चार्ज का साइन नहीं लेते थे क्योंकि वो डायरेक्शन में इन्वॉल्व हो जाता था, लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है, यहां तो चार्ज का साइन लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन तो आने वाली ही नहीं है। सो पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिख रहा हूं। जैसे ये चार्ज नेगेटिव आएगा कहानी बदल के के क्यू बाय ये डिस्टेंस को अपने नाम दे देंगे R2, यहां आ जाएगा R2। कैलकुलेशन करने के लिए के क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। यहां तक अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब हमें ये 1/R1 और 1/R2 के वैल्यू निकालने पड़ेंगे। मैं इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देता हूं। वो वैल्यू निकालने के लिए यार मेरे को ये सब सेलेक्ट करके ले जाना पड़ेगा इधर से, मैं कोशिश करता हूँ, ये मेरे को ले जाने दे। ये मैंने उठाया, फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक। ओ ये सब करा जा सकता था क्या? नहीं यार थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे तो काम करना। चलो मैं जुगाड़ जुगाड़ करके कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, सो अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं 1/R1। टू कैलकुलेट 1/R1 मैंने क्या करना है, पहले लिखना है कि भाई ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, अरे ये दूसरा वेक्टर है R1 वेक्टर। बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए वेक्टर प्लस R1 वेक्टर को ऐड करूंगा तो कौन सा वेक्टर आ जाएगा? ये बीच वाला, ये वाला R वेक्टर। बोलो हाँ या ना? सो व्हाट वुड बी R1 वेक्टर इक्वल टू, R1 वेक्टर विल बी इक्वल टू R वेक्टर माइनस A वेक्टर। अगर मैं इसमें लॉ ऑफ कोसाइन लगाऊं तो R1 का मैग्नीट्यूड आएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है, मेरे को ए वेक्टर का एंगल नहीं लेना है, मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? माइनस ए का, क्योंकि ऐड हम क्या कर रहे हैं? माइनस ए। तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कॉस में जब मैं एंगल पुट करूंगा तो कौन सा पुट करूंगा? कॉस 180 माइनस थीटा। बोलो ये बात समझ आई क्या लॉ ऑफ कोसाइन में? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR। लेकिन एंगल ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें r माइनस ए करना था। r प्लस ए करते तो ये वेक्टर एंगल लेते, लेकिन r माइनस ए करना था तो माइनस ए करके लेना पड़ेगा अपने को। सो दिस वुड बी cos 180 माइनस थीटा। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो बन जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर
माइनस 2AR cos थीटा। ये प्रॉपर्टी पता है क्या आपको? cos 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट वैल्यू, सो इट विल बी इन नेगेटिव साइन। नाउ मैं RHS में से पूरे में से R स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही R स्क्वायर कॉमन लूंगा, ये क्वांटिटी जो है ये बन जाएगी 1। ये A स्क्वायर वाली क्वांटिटी बन जाएगी A स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस 2A cos थीटा बाय R हो जाएगा। बोलो ये वाला स्टेप बड़ा टेढ़ा है, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो। ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। और समझ आ गया तो आप थम्स अप दे सकते हैं। ये कईयों को लग रहा है ये यूं ही आ गया आज पकाने के लिए, ऐसे लग रहा है। मैं नहीं आऊंगा नेक्स्ट टाइम से ऐसा। चलो R स्क्वायर 1 माइनस 2A cos थीटा अपॉन R कर दिया। मैंने किसको हटा दिया? A स्क्वायर बाई R स्क्वायर को। क्या लॉजिक से हटा दिया इसको? कि भाई मैंने कहा था R इज मच मच ग्रेटर देन 2A। जब R 2A से इतना बड़ा है तो उसके स्क्वायर से तो बहुत बड़ा होगा। स्क्वायर्स में चलती है गाड़ी तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे देखो 2 और 3 का गैप है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, गैप बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो अगर मैं नंबर्स को बढ़ाता हूं और उनका स्क्वायर करता हूं तो गैप और ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऑलरेडी R बड़ा था A से, उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा होगा। वो इतना बड़ा होगा कि दिस नंबर वुड बी अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, इजीली इग्नोरेबल। ऐसा नंबर है जिसको इग्नोर कर दिया जाए तो मैथमेटिकली कोई हमने पाप नहीं किया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहां गया इरेजर? हाँ। सो इन नेक्स्ट स्टेप मैं थोड़ा 2-3 चीजें एक साथ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये जो R1 स्क्वायर था इसको लिख रहा हूं 1 अपॉन R1। एक तो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया और एक इसका स्क्वायर हटा दिया। जब मैं ये करूंगा तो RHS में भी सेम असर आएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा। और ये जो ब्रैकेट है 1 माइनस 2A cos थीटा बाय R, यहां पर पावर आ जाएगी -1/2। माइनस इसलिए आया क्योंकि रेसिप्रोकल किया और 1/2 इसलिए आया क्योंकि स्क्वायर रूट किया। दो चीजें एक साथ करोगे तो ऐसा हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर मैं इसको बाइनोमियल एक्सपांशन से सॉल्व करूं तो 1 अपॉन R1 वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन R। इस तरह का बाइनोमियल एक्सपांशन आए तो फर्स्ट टर्म 1 एज इट इज, सेकेंड टर्म को पावर से मल्टीप्लाई कर दो। -2A cos थीटा बाय R को -12 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? प्लस A cos थीटा बाय R। ये हमारा R1 का वैल्यू आ गया 2। अगर सेम इसी तरीके से मैं 1/R2 निकालता तो क्या आता? ये अलाउड है, मैं जो करने वाला हूं। आप यूं मत सोचना सर ठगी मार रहा है, आलस कर रहा है। टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही किया हुआ है। सिमिलरली इसी तरह से वेक्टर के सारे स्टेप्स को अगर मैं फॉलो करता फॉर 1/R2 तो वो क्या आ जाता? 1/R2 आ जाता 1 अपॉन R 1 माइनस A cos थीटा अपॉन R। बोलो भाई इक्वेशन नंबर 3 समझ आया कि नहीं आया? और स्पेस ऐड करनी हो तो क्या करूं? ऐसे ही अब की बार नहीं करने दे रहा, पिछली बार तो कर दिया था यार। ये बदमाश आदमी है। तो जाने दे रहा, जाने दे रहा। एक आधा R छूट गया है पीछे, कोई बात नहीं, काम चला लेंगे अपने। चलो इक्वेशन 1/R1 की मिल गई, 1/R2 की मिल गई, और V एट M तो अपने को आता ही था। तो V एट M का फॉर्मूले में K बाहर था, Q बाहर था, ब्रैकेट में था 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2।
इनकी वैल्यू 2 और 3 से लाके पुट करेंगे तो बन जाएगा के क्यू 1/r1 में ये ऐसा था, तो यहां था 1/r 1 प्लस ए कॉस थीटा बाय आर माइनस 1/r 1 माइनस ए कॉस थीटा बाय आर। इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है? 1/r 1/r तो मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट को ओपन किया तो 1 प्लस ए कॉस थीटा बाय आर माइनस 1 प्लस ए कॉस थीटा बाय आर। ये 1 से 1 हो गया कैंसिल। मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, यहां तक किसी को कुछ नोट करना है तो कर लो यार, बहुत गंदा हो गया ये पेज, अब मेरे से देखा नहीं जा रहा है। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज। चले नेक्स्ट पेज पे। निहार साहेब, यस नो? 1 मिनट सर। देख लो भाई, वैसे तो लीना मैम ये आपको रिकॉर्ड भी करके देती है, आप ये रिकॉर्डिंग हमारे कीस्टोन यूनिवर्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। उस चैनल को देखोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उसका मेरे को भी फायदा होगा, मैं और वीडियो बनाने के लिए एफर्ट मार सकूंगा। लेकिन यार मेरे को सफिशिएंट सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, हमारे पास खाली 12th में ही 250-300 बच्चे सब्सक्राइबर, हमारे पास नेट ही 300 है, ये थोड़ी चल सकता है। आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, इज्जत नहीं मिल रही है सफिशिएंट। मुझे लगता है वीडियो बंद करो, ऐसे ही आके ऑन द स्पॉट पढ़ा दो, वो ज्यादा अच्छा है, किसी को वीडियो देखने नहीं है। चलो अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला में अब तक निकल रहा है के क्यू 1/r बाहर था और ब्रैकेट में 2a cos थीटा हो गया। अब ये q इंटू 2a किसी चीज का मैग्नीट्यूड है, q इंटू 2a किसका मैग्नीट्यूड है? डाइपोल मोमेंट का, बिल्कुल सही बात है। तो ये बन गया, अच्छा एक नीचे r भी था, एक नीचे r भी था, आई एम सो सॉरी, तो ये बन जाएगा r²। क्लियर है ये? तो के पी कॉस थीटा r² इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ लोकेशन एट एंगल थीटा एंड डिस्टेंस r। तो किसी लोकेशन m जिसकी पोजीशन r, थीटा से गिवन है, उसकी पोटेंशियल हम ऐसे निकालते हैं। अच्छा इसमें एक और तरीका है लिखने का, देखो p वेक्टर डॉट r वेक्टर अगर कोई करता तो लिखता p r cos थीटा, हाँ या ना? p r cos थीटा सही लिखा क्या? सो व्हाट वुड बी p cos थीटा इक्वल टू, मैं r को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो p वेक्टर डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वैल्यू। ये कोई नाम जानते हो क्या इस तरह के वेक्टर का? यूनिट वेक्टर। आर कैप। तो क्या मैं p cos थीटा की जगह अगर कोई मेरे को जिद ही करे कि नहीं सर वेक्टर में लिख के दिखाओ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं के p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r²। भाई जेई नीट के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, p वेक्टर और r कैप वेक्टर, और वहां पे आपको इस तरह करना पड़ेगा। तो आई वुड रेकमेंड कि ये फॉर्म के साथ भी आप पूरी तरह कंफर्टेबल होने चाहिए। ये और ये सेम ही है, एक ही चीज के दो वर्जन है ये बस। क्लियर है ये? अब हम उन दो लाइन की बात करते हैं जो दुनिया में बड़ी फेमस है। आई एम सॉरी एंड आई लव यू नहीं, मैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहा हूं कि अपने एक्सियल कैसे निकालेंगे। तो एक्सियल में भी दो केस हैं। देखो ये मान लो डाइपोल है +q, ये है -q, और ये हो गई अपनी एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन में या तो आप यहां हो सकते हो या आप यहां हो सकते हो, दो पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर आप नियर पॉजिटिव चार्ज हो तो आपका डाइपोल मोमेंट भी इधर है और आपका वेक्टर भी इधर है, r वेक्टर। तो बोलो r और p वेक्टर के बीच का एंगल कितना लोगे? 0। तो उस 0, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? के पी कॉस 0 अपॉन r² विच इज kp बाय r²। याद रखना ये कहां है? नियर पॉजिटिव
पॉजिटिव चार्ज के नजदीक जाओगे तो ये मिलेगा, मतलब नियर नहीं है एक्चुअली, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नियर ना कह के, समझ गए ना यार, समझो, पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो तो, नियर तो है ही नहीं, ठीक है, दूर है पॉइंट। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी आप इधर हो सकते हो, अगर आप इधर हो तो आपका पोजीशन वेक्टर आर इधर जाएगा, जबकि डाइपोल मोमेंट तो तब भी इधर ही जा रही है, तब एंगल कितना होगा? अरे ये एंगल जो होता है 180 डू यू नो cos 180 का वैल्यू? -1 उस केस में वैल्यू आएगी kp बाय आर स्क्वायर। वैसे भी मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज के लिए नजदीक जाओगे तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के नजदीक जाओगे तो पॉजिटिव आएगा। मेरी बात सच प्रूव हो गई, देख लो। तो एक्सियल लाइन पर भी दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आप पॉजिटिव साइड में एक्सियल लाइन पे हो तब आपका पोटेंशियल आएगा kp बाय आर स्क्वायर, हो सकता है आप नेगेटिव साइड पे एक्सियल लाइन पे हो तो आएगा -kp बाय आर स्क्वायर। अच्छा, एक कंडीशन है v इक्वेटोरियल, मतलब आप इस लाइन पे कहीं घूम रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तब एंगल कितना होगा? 90 अरे बाबा, अगर एंगल 90 हो गया तो cos 90 0 होता है, मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल कितना निकला? 0 ये पॉइंट इसलिए फेमस है, इसको समझना, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं रेडियली आउटवर्ड, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं रेडियली इनवर्ड, इन दोनों का नेट आउटपुट निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता था, याद है क्या? ऐसा हमने चैप्टर 1 में 1.4 में पढ़ा था कि अगर इक्वेटोरियल लाइन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? पीएम, इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? मैंने कहा ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज का फील्ड, ये रिजल्टेंट फील्ड, इसको बोलते थे ई इक्वेटोरियल। तो मैं पूछ रहा हूं इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है? होता है लेकिन जीरो नहीं, जीरो होता है, हाँ मतलब नहीं होता है। अरे लिखा तो है, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अरे नोट करो ये बात, देखो ऐसी छोटी छोटी बातें दिमाग से निकल जाती हैं फिर। ई इक्वेटोरियल इज द वैल्यू, इसको हमने डिराइव भी किया था, ये आया था -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ऐसा डेरिवेशन है चैप्टर 1 के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, लेकिन अभी अभी डिराइव क्या किया, v इक्वेटोरियल इज 0। तो एग्जाम में 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, ऐसी लोकेशन बताओ जहां पे पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तो क्या जवाब दोगे? इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। Equatorial point of dipole is such a location which has electric field but no potential. अच्छा, क्या इसके उल्टा हो सकता है क्या, कि किसी जगह पे पोटेंशियल तो है लेकिन फील्ड नहीं है? हर्षी, यशवी, आंगन, कुछ कोई तो बोलो यार, हाँ ना? नो सर। हो सकता है हर्षी, हर्षी हो सकता है। चल मैं तेरे को 2 मिनट दिया, 2.2 रीड कर अभी नोट्स में से और ढूंढ के बता ऐसी कौन सी जगह है जहां पोटेंशियल तो है लेकिन फील्ड नहीं है। 2.2 के अंदर ऐसा दे रखा है, एक ऐसी जगह भी है जहां पे पोटेंशियल है लेकिन फील्ड नहीं है। अंश तो ढूंढ रहा है ना मेरे भाई, अंश को भी ढूंढना है। अंश सोच रहा मैंने सर को काम लगा दिया, ये बेचारा डेरिवेशन करता रहेगा, मेरे को कुछ ना करना। भैया मैं भी तेरे को काम करवाऊंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, मेहनत तो करवाएंगे तेरे से भी। बोलो मिला कि नहीं मिला?
देवेश चौहान साहेब, आपने तो गिव अप ही कर दिया, ढूंढना ही बंद कर दिया यार। ध्रुव पटेल मेरे को देख रहा है, ध्रुव पटेल की सर कैसे दिख रहे हैं? सर अच्छे दिखते भाई। सर को अच्छा देखना है तो YouTube चैनल पे आओ। सर 0 क्या होना चाहिए? हाँ, इसके उल्टा होना चाहिए। अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है तेरा इतना बड़ा बड़ा, मैंने इसका उल्टा क्या होएगा तो खुद सोच यार। पीएम यार, थोड़ा बुद्धि वापरने का। ऐसा बुद्धि वापरने से घटता नहीं है, बढ़ता है। तू सोच रही है मैं कोरोना के बाद के टाइम के लिए बचा लूं थोड़ा? सर एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ना ना भाई, एक्सियल पे पोटेंशियल निकाला तो था अभी, के पी बाय आर स्क्वायर। वहां पोटेंशियल होता है सेंटर पे। सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ये, नेगेटिव चार्ज का फील्ड ये। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, सेंटर पे पोटेंशियल नहीं होता। वो तो इक्वेटोरियल का ही पार्ट बन गया, फिर वो तो ये वाला आ गया। इसके उल्टा चाहिए। ऐसी जगह ढूंढो जहां पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। प्रतीक्षा, पूर्वा, प्रियांश पटेल। प्रियांश सो रहा है क्या बेटा? नो सर। नो सर। उन्नति निगम सर इनसाइड रिया ने ढूंढ लिया। बोलो रिया, बोलो। इनसाइड अ शेल। इनसाइड अ कंडक्टर। इनसाइड अ कंडक्टर। ये बात अभी तक आपको सिखाई नहीं गई है, लेकिन ढूंढनी आनी चाहिए थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं इसको। वहां लिख के दिया हुआ है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। और ये बात अभिनव सर आपको चैप्टर 1 से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की बात आई थी तो उन्होंने कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं बनाई थी, और लॉजिक यही दिया था कि मैं चैप्टर 2 में बताऊंगा क्यों, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना नहीं सकते हैं। सो रोशनी, व्हाट यू गॉट टू रिमेंबर फ्रॉम दिस होल थिंग इज कि inside a conductor electric field is 0, right? And other thing is potential is uniform. पूरे कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल एक जितना ही रहता है। सरफेस पे नहीं, पूरे वॉल्यूम में। किसी भी कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में उसके सेंटर से लेके सरफेस तक हर जगह पे पोटेंशियल सेम रहता है। आप पूछोगे क्यों, ये भी सिखाया जाएगा, 2.2 में ही सिखाया जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसी जगहों को क्या बोलेंगे बताइए, जहां पे सब जगह सेम पोटेंशियल रहता हो, ऐसी जगहों को क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बहुत बढ़िया। और कंडक्टर तो एक कदम उससे आगे है। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम है। Conductor is a equipotential volume. Throughout the volume potential is same. Is this clear? अंश, तुम्हारा डाउट मैंने नेक्स्ट लेवल तक जाके सॉल्व किया। अभी कोई डाउट है तो बोल दे मेरे भाई। सर क्लियर। थैंक गॉड। अब मेरे को YouTube पे एक लाइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर किया हुआ है। नहीं, लाइक किया है तूने? सब्सक्राइब भी किया और लाइक भी किया। शेयर और कमेंट। मैंने सर कमेंट फर्स्ट देख, जितना तूने मांगा मैंने उससे ज्यादा किया कि नहीं किया? मैंने एक कदम आगे बताया कि नहीं बताया? सर मैंने फर्स्ट वीडियो पे कमेंट किया है। सब पे चाहिए मेरे को, ठीक है? जो जो अच्छा बने, और खराब भी कर सकते हैं। जहां बोगस हो गया है वो बताए यार। रिव्यू से ही तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ना। तुम बताओगे तो पता चलेगा कैसा जा रहा है कैसा नहीं, ठीक है? और कोई डाउट? एनी अदर डाउट 2.1 में से? उन्नति, सुहानी, दिव्या, आंगन, वर्तिका, ब्रिज पटेल, एनी डाउट? लीना, अभिनव? यस। जब ये डाउट नहीं पूछते फिर क्या करते हो आप लोग? फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो तुम यूं करो, एक पसंद का न्यूमेरिकल करवा दो इनको भी, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। सो
अपनी होमवर्क शीट खोल लो सब अब। अभिनव सर आप अपना वीडियो स्पॉटलाइट में रखिएगा। यस। इनको खुद को स्पॉटलाइट करना नहीं आएगा कि बच्चों को स्पीकर व्यू करके ऐसा? वाह। So question number 10, 2.1, page number 66. Calculate the potential at point P due to charge of 4 into 10 raised to the power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. So मैं थोड़ा डायग्राम से आपकी हेल्प करता हूँ समझाने में। आपको एक चार्ज दिया हुआ है जिसका वैल्यू है 4 into 10 raised to the power minus 7 कूलम, और उस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए कहा है। अब इस P पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। सो 9 into 10 raised to the power minus 2 मीटर। ये आपको गिवन डेटा है क्वेश्चन का। मैं पूछना चाहूंगा विनीत से। विनीत, व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इतनी देर से बात कर रहे थे तो फॉर्मूला बता पाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला Kc/Q/R। परफेक्ट, Kc/Q/R। हर्ष सही बोला इसने? हाँ। Kc ऐसा बोला उसने, Q/R। क्या सही बोला? Kc कैपिटल Q/R। अच्छा, कैपिटल Q, ऑलराइट, कैपिटल Q/R। कोई कुछ और ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहता है इस फॉर्मूले से? मैंने पूछा था पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। Kc/Q/R। अब विनीत का आंसर चेंज कैसे हुआ यार? इतना एफर्ट मार के गए वो अभी, तो मैं पूरा का पूरा डेरिवेशन पोटेंशियल वाला करवाया, 2 पोटेंशियल एक पॉइंट पे ऐड किए, मैं उसके ही तो फॉर्मूला पूछ रहा था। ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया तुमने मुझे। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है Kc/Q, कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल q भी लिख सकते हो, बाय R। अगर आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो आपको ये बताना है Kc/Q1 Q2 by R या Kc कैपिटल Q स्मॉल q by R। बट हियर मैंने पोटेंशियल पूछा था। पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन U होता है और पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन V होता है, और इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है? बता दो कोई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी? V is equal to U V equals to U by Q। यस, V is equal to U by Q। ऐसा कुछ पढ़ा था या W by Q? वीडियोस देखने बाकी है आप लोगों के, बहुत अच्छे से फील आ रहा है मुझे। प्लीज लाइटली मत लो, जाके वीडियो देखो, अदरवाइज चैप्टर तो बढ़ते जाएंगे पर हम चैप्टर 1 पे ही बैठे रहेंगे। Kc का वैल्यू 9 into 10 raised to the power 9। चार्ज आपको दिया है 4 into 10 raised to the power minus 7, एंड R, जिस डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का, वो दिया है 9 into 10 raised to the power minus 2। वैसे तो मैंने कैलकुलेशन करता नहीं, बट अब थोड़ा इजी दिख रहा है इसलिए कर रहा हूं। 9 से 9 उड़ जाएगा, आपका ऊपर न्यूमरेटर में 4 बचा, 10 का पावर सॉल्व कर लो तो -2 ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा -5। तो 4 into 10 raised to the power 4 वोल्ट। पोटेंशियल का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, या इस फॉर्मूले से देखोगे तो क्या निकल के आएगा? U by Q से जूल पर कूलम। तो याद रखना 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। जनरली आपको क्वेश्चंस में ये वाली यूनिट देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको निकाल दिया पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट P। किसी को डाउट है? नप, थम्स अप। बस बैठे रहना है, कुछ हाथ पैर नहीं लाने। ऑलराइट, अगला पार्ट प्रणय रीड करो।
Does the answer depend on the path along which the charge brought? अरे नेक्स्ट पार्ट, अभी फर्स्ट लाइन में अवे के बाद से बोल रहा हूँ मैं रीड करने के लिए, अभी खत्म नहीं हुआ है. Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to minus 9 c तो from मन में ही रीड कर रहा है. infinity to the point P. Hence, obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to the power minus 9 coulomb from infinitive to point P. In the work done. So थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूं. सपोज करो ये ग्रीन लाइन इंफिनिटी तक जा रही है. आपको कहा है एक चार्ज है जिसका वैल्यू दिया है आपको 2 into 10 raised to the power minus 9 कूलम. इस चार्ज को आपको इंफिनिटिव से P पॉइंट तक उठा के लाना है और जो वर्क आप करोगे वही कैलकुलेट करना है. अब आप ध्यान से देखो, कोई मुझे बता सकता है पोटेंशियल एट इंफिनिटिव कितना होता होगा? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटिव 0 होती है, तो पोटेंशियल भी इंफिनिटिव पे क्या होगा? 0. और पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हमने अभी वही कैलकुलेट नहीं किया? 4 into 10 raised to the power 4. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट P एंड पॉइंट इंफिनिटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V. Vp minus V infinitive which is equals to 4 into 10 raised to the power 4. क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अब अगर मुझे यहां से यहां तक का वर्क कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज वर्क का फॉर्मूला? यहां से देखो, वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V. देखो यहां पर मैंने V लिखा है. V इसलिए लिखा है क्योंकि जब एक पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो जाता है तो ये डिफरेंस किसके बराबर आता? इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर ही आता. तो इसलिए इस वक्त मैं V डेल्टा V लिखता या V लिखता, बात सेम ही निकल के आती. बट पॉइंट अगर दूसरा इंफिनिटिव नहीं होता तो आपको हमेशा फिर वो डेल्टा V ही लिखना होता है. तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला Q डेल्टा V मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से लिखा है. किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो यहीं पर. इसके ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल आपको आने वाले. सो आए हो तो कुछ प्रोडक्टिव करो और पूछ लो. हर्ष को अपना बैकग्राउंड संभालना चाहिए थोड़ा. ऑलराइट. सो चार्ज Q किस चार्ज को उठा के लाए है? 2 into 10 raised to the power minus 9. और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमें मिला है? 4 into 10 raised to the power 4. तो आंसर आ गया 8 into 10 raised to the power minus 5 जूल्स. इतना वर्क हमें करना पड़ा उस चार्ज को इंफिनिटिव से पॉइंट P तक लाने के लिए. डाउट है तो पूछ सकते हो. सर कौन किससे बात? हाँ यस आगे. सर हम लोग डायरेक्टली वर्क के फॉर्मूला में Q into V नहीं लिख सकते? V के फॉर्मूला से मैंने वही तो समझाया कि अगर आपका एक पॉइंट इंफिनिटिव होता है ना तो डेल्टा V लिखो या V लिखो, एक ही बात हो जाती है. क्योंकि हमने क्या बोला ना हो तो फिर आपका हमेशा फॉर्मूला डेल्टा V होगा. पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस के साथ ही आता है, एब्सोल्यूट नहीं होता है. वो तो एक पॉइंट अगर इंफिनिटिव हो जाए तो हम उसको फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल. बट ऑलवेज यहाँ पे डेल्टा V ही लिखना होता है. तो अगर हम उस फॉर्मूला से डिराइव करें तो वो पॉसिबल होगा ना? उसमें तो डेल्टा V नहीं है. फर्स्ट फॉर्मूला है जो V. हाँ मतलब यहाँ पे एक्चुअली इसको आप डेल्टा V लिख सकते हो. हमने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया तो हमने एक पॉइंट को क्या लिया था? इंफिनिटिव. ओके हाँ. याद है? तो ये एक्चुअली डेल्टा V है बट वो इंफिनिटिव वाला पोटेंशियल 0 था, इसलिए डिफरेंस P के बराबर ही आएगा. बट पॉइंट क्या याद रखना है कि हमेशा ये होता पोटेंशियल डिफरेंस ही है. पोटेंशियल नहीं होता है कुछ भी, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है. बस अगर एक पॉइंट इंफिनिटिव हो जाए तो फिर आपका एक ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, इसलिए ये V डेल्टा V VP के बराबर हो जाता है. बट बाकी सभी केस में वो डिफरेंस ही होगा. ओके थैंक यू सर. राइट. सो आपको ये याद ही नहीं रखना है कि एक V है, आप हमेशा डेल्टा V लिखो. अगर इंफिनिटिव है तो 0 कर देना इसकी तरह, और नहीं हो तो जो डिफरेंस निकल गया है वो लिख देना. आपको हमेशा डेल्टा V लिखना है. ऑलराइट. तो ये मैंने आपका क्वेश्चन कर दिया.
अच्छा, एक और चीज पूछी थी क्वेश्चन में जो पहले ही बोल दी थी प्रणय ने कि कहा गया, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट? क्या ये No. क्या इस चार्ज को मैं इस स्ट्रेट लाइन की जगह या घुमा फिरा के लेके आता तो आंसर में कोई फर्क पड़ना था? नो सर, क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्सेस का एग्जांपल होती है? कंजर्वेटिव। और जिसने 11th स्टैंडर्ड में कंजर्वेटिव फोर्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ा था वो ये जानता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। किस पाथ से आप लेके आए हो फर्क नहीं पड़ता है। सो पाथ ये चूज करो, कुछ भी चूज करो, फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम चलते हैं थोड़ा आगे। इसी के ऊपर बेस में आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करवाना चाहूंगा। इसी पर बेस्ड होता है, एप्लीकेशन बेस्ड है आपका। व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया होगा जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमता है? अब जैसे एक आपने बात सुनी है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, म्यूट करो जिसका अनम्यूट है। हर्ष म्यूट करो अपना माइक्रोफोन। सो आपने एक चीज कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में ये पढ़ी थी कि उनका जो वर्क डन होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि हमेशा अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है तो एक क्लोज्ड साइकिल के लिए ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन, फाइनल से इनिशियल पोजीशन वापस, हमेशा वर्क डन 0 निकल के आता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस, आप कोई भी केस ले लेना, आपको फॉर अ क्लोज साइकिल वर्क डन 0 मिलेगा अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव इन्वॉल्व है तो। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी है, वो फील्ड में कौन सी फोर्स लगती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वहां पर भी फोर्सेस अगर कंजर्वेटिव है तो वो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वर्क डन कितना निकल के आएगा? 0। बिकॉज फील्ड कंजर्वेटिव है तो फोर्स भी कंजर्वेटिव होगी। फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन इज 0 ओवर अ कंप्लीट साइकिल। और ज्यादा लगता है कि ये नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बेसिक वर्क डन का फॉर्मूला, पूरा क्लोज साइकिल में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, वर्क डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, तो भी वर्क डन 0 होता है। बट पहले वाला लॉजिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको याद रखोगे तो क्लियर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अच्छा, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 9 भी करो। ये इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आए, अलग अलग तरीके से आते हैं बट होते बड़े अच्छे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, पॉइंट चार्ज Q around a circular arc of radius R at the center of which another point charge Q is located? मतलब आपको बोला है एक स्मॉल Q चार्ज है जो एक स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है। ध्यान से सुनना, आप में से किससे पूछने वाला हूं मैं। एक चार्ज है जो स्फीयर के सेंटर पे रखा है और एक और चार्ज है जिसको हम घुमा रहे हैं इस स्फीयर के ऊपर, जिसका वैल्यू कैपिटल Q है। लेट से उस चार्ज को उठा के हम यहां से यहां पे लेके आ गए, तो बताओ यहां से यहां तक लाने में हमने कितना वर्क किया होगा? आंसर देखकर मत बताना, लॉजिक चाहिए मुझे। आंसर मैं बता देता हूं, 0। उस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन 0 निकल के आएगा। रीजन आपको बताना है व्हाई। मैंने आज आपको पोटेंशियल इज 0। पोटेंशियल ना, पोटेंशियल थोड़ी ना 0 होगा। यहाँ पर तू देख, अगर मैं इस Q चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना चाहूं तो KQ/R से निकाल सकता हूं, तो पोटेंशियल का 0 है। इसका तो पोटेंशियल कुछ होगा यहाँ पर। यस सतीश सर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री है। नहीं, ये भी सही आंसर नहीं है। पेज उड़ रहा है मेरे। मैंने सब फॉर्मूले इसी पेज पे लिख के दिए आपको। अगर आप में थोड़ा सा भी आपने दिमाग लगा लिया ना, बहुत। अभी यशवी ने मुझे पोटेंशियल 0 दिया था क्या? आंसर किसने दिया था?
तो एक्चुअली यशवी तू बहुत नजदीक थी, एक्चुअल आंसर के बहुत नजदीक थी। अगर कुछ सोचे तो मे भी आंसर मिल सकता है, और बाकी सब भी उस डायरेक्शन में सोच सकते हो कि मेरे पेज पे लिखे हुए कौन सा फॉर्मूला काम आ सकता है। सर पोटेंशियल 0 है तो फिर वर्क डन भी 0 हो जाएगा ना? पोटेंशियल तो 0 नहीं है, मैंने वो अभी यशवी को वही बोला। अब यशवी से बात कर रहा हूँ क्या वापस? पहले बता। अच्छा हर्षी से। हर्षी पोटेंशियल तो 0 नहीं है, कोई और चीज 0 होने की वजह से आंसर 0 है, पोटेंशियल नहीं है। ध्यान से। नो नो नो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 नहीं है। सर डेल्टा V 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस। यस, अरे मैंने आपके सामने अभी फॉर्मूला बोला था, वर्क डन का क्या होता है, Q डेल्टा V। अब साले को मैं इन्फिनिटिव से P पॉइंट पे उठा के लाऊं या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊं? अब यहाँ पे कोई भी इन्फिनिटिव वाला पॉइंट नहीं है, तो जैसे मैंने अभी आंगन को बताया कि आपको हमेशा वर्क डन का फॉर्मूला क्या लेना रहेगा, Q डेल्टा V। अब देख सकते हो कि इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा, लेट्स से ये पॉइंट A है, क्या उतना ही पोटेंशियल इस B पॉइंट पे नहीं होगा? ना चार्ज चेंज हुआ, ना इस चार्ज से ये डिस्टेंस चेंज हुआ, ना मीडियम चेंज हुआ, तो इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे जितना होगा kCq/r, क्या उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर भी नहीं होगा kCq/r? अब मैं अगर एक एक्सटर्नल चार्ज, ये बाहर एक चार्ज है जिसे उठा के अगर मैं A से B पे लेके आ रहा हूं, तो जो दो पॉइंट पे मैं लेके आया उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, बट क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है तो वर्क डन कितना निकल के आया? 0। तो यशवी और हर्षी जो पोटेंशियल वर्ड यूज कर रहे थे, एक्चुअली पोटेंशियल 0 नहीं है, पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल का डिफरेंस 0 है जिस दो पॉइंट पे आप घुमा रहे हो उस चार्ज को, इस वाले चार्ज को। किसी को डाउट है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एक ऐसा क्वेश्चन भी आया बोर्ड में। सपोज करो स्क्वायर है, सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q, और आप एक कैपिटल Q चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आए हो। बताओ A से B तक लाने में इस चार्ज को कितना काम करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा? 0 आइडिया दे दिया, 0। अब देख सकते हो इस चार्ज की वजह से जितना पोटेंशियल A पर होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल B पे नहीं होगा? तो जिन दो पॉइंट में आप चार्ज को घुमा रहे हो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो वर्क डन भी क्या आएगा? 0। ऐसे कोई भी शेप आपको दे सकते हैं। आपको एक चार्ज हमेशा रेस्ट पे होगा जो हेल्प करेगा आपकी उन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने के लिए, और एक चार्ज आपको दिया होगा कि आपको उसको घुमाना है, पकड़ के लेके जाना है। तो हमेशा जो चार्ज रेस्ट पे होता है वहां से आपको पोटेंशियल का आइडिया लग जाता है। दोनों केस में देखो आप, ये सेंटर पे रखे हुए चार्ज की वजह से मुझे A और B पॉइंट पे पोटेंशियल पता लगा, और वो कितना था? सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 0। अब मैं किसी भी चार्ज को कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो इन दो पॉइंट पे घुमाऊंगा, हमेशा वर्क डन क्या आएगा? 0। किसी को डाउट है तो इसमें वो पूछ सकता है। ये मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया है, 8 और 9 डिस्कस कर लिया है मैंने। 6 का आंसर सरी 6.6 डिस्कस करके चले गए थे। यस अंश सर, इसका मतलब कि अगर वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है तो वो 0 होगा। वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? Q डेल्टा V पर और पोटेंशियल डिफरेंस पर। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसलिए वर्क डन 0 आ रहा है। तो सर वो एक स्टेटमेंट था ना कि डिपेंड्स ऑन इनिशियल फाइनेंशियल एंड नॉट ऑन दी। यस, तो वो इसके लिए ट्रू है ना। ये जो पोटेंशियल होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? U/Q। अब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, मतलब पाथ फंक्शन नहीं है, तो बेसिकली डेल्टा V भी इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। वो पाथ का नहीं, वो लोकेशन का होता है। इस लोकेशन पे कुछ पोटेंशियल है, इस पे कुछ पोटेंशियल है, डिफरेंस देख लो। अगर 0 निकल के आ रहा है तो आप किसी चार्ज को यहां से यहां मूव कराओगे तो हमेशा वर्क डन 0 आएगा, और अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगा वर्क डन का, जितना काम आपको करना पड़ेगा। तो
पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मतलब जीरो कैंसल आउट हो गए? ये फॉर्मूला क्लियर है? क्यू डेल्टा वी। हाँ क्लियर है। ये क्यू डेल्टा वी क्या बताता है कि ये जो चार्ज कैपिटल क्यू है आपका, इस चार्ज को आप जिन दो पॉइंट्स के बीच में लेके जा रहे हो, तो मैंने ये चार्ज का वैल्यू रख दिया क्यू और डेल्टा वी रख दिया इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये चार्ज को तो मैं उठा के लेके जा रहा हूं, तो मतलब इसका तो मुझे वर्क निकालना था, तो इसका काम क्या हुआ? जो सेंटर में बैठा था वो आपको आइडिया देता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप इस चार्ज को मूव कराने वाले हो, उस दो पॉइंट का पोटेंशियल है क्या, वो इसकी वजह से पता लगेगा कि ये जो रेस्ट पे यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है उसने इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल सेट कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केसी क्यू बाय आर। दोनों पॉइंट के लिए चार्ज क्यू सेम है, दोनों पॉइंट तक का डिस्टेंस आर सेम है, दोनों पॉइंट के लिए चार्ज का मीडियम सेम है। तो अगर पोटेंशियल ए पॉइंट पे 10 निकल के आया तो बी पे भी 10 निकल के आया। अब अगर 10-10 पोटेंशियल है, तो जब इस चार्ज को मैं सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स पे मूव करा रहा हूं, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, कोई वर्क मुझे नहीं करना पड़ेगा। ओके ऑलराइट, ठीक है। किसी और को कोई डाउट है? अभी और भी ऐसे चीजें करने वाले हम आगे, तो आपको धीरे धीरे और आइडिया लगता जाएगा, बट उसके लिए वीडियोस तो देखने जरूरी है। सर ने इतने वीडियो वो आपके लिए बना बना के डाल रहे हैं, हम जूम पे क्लासेस ले रहे हैं। आप सिर्फ करने के लिए अटेंड मत करिए, पहले वीडियोस देखिए। एक बार नहीं समझ आया तो 2 बार देखो। ये वाले क्लासेस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको भी देखो। वो आपके लिए रखे हुए, हमारे लिए नहीं है। सो मैंने आपका डिस्कस करवा दिया 8, 9, 10, 6 आपका सर ने डिस्कस करवा दिया था। वो पॉइंट ढूंढो जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो पर फील्ड जीरो ना हो। तो आई थिंक वो उसका आंसर सबको पता है। तो एप्लीकेशन बेस का एक ही क्वेश्चन बचता है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं आज हम। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में हम पूरा न्यूमेरिकल को दे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास मतलब आपका अब क्लास आने वाला है थर्सडे को। वो थर्सडे की क्लास में तो टेस्ट है आपका चैप्टर 1 का, सबके लिए कंपलसरी है। थर्सडे के बाद सैटरडे जो क्लास आएगा आपका, उसमें हम ये पार्ट कर रहे होंगे। तब तक हम जितने वीडियोस डालें प्लीज रोज का 30 मिनट्स 45 मिनट्स 1 आवर दे दोगे एक सब्जेक्ट को, तो वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे। सर टेस्ट में डेरिवेशंस होंगे? मैंने मैसेज में डेरिवेशन वर्ड यूज किया नहीं, बस नहीं होंगे। एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप ही तो लिखा था मैंने। अभी डेरिवेशन का अभी नहीं रखेंगे हम। ओके सर। ऐसा नहीं करना नहीं है, थोड़े दिन में वो भी आ सकता है। सिर्फ डेरिवेशन का छोड़ने नहीं है। इस टेस्ट में आप छोड़ सकते हो, सिर्फ कंसेप्ट समझ सकते हो। अच्छा, 7th लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लो आज की क्लास का। अ पॉइंट चार्ज क्यू, आपको डायग्राम भी दे रखा है। एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो O पॉइंट पर प्लेस्ड है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो? क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं डायग्राम बना देता हूं और मुझे समझाओ कि समझ आया कि आपको, मतलब बताओ समझ आया कि आपको ये क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स दिए A और B, ये पोटेंशियल सॉरी ये चार्ज दिया है कैपिटल Q। अब आपको बताना है, लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VB। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इस चार्ज को पॉजिटिव Q मानूं, तो बताओ VA माइनस VB पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? और दूसरा, अगर मैं इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज Q मानता, तो उस केस में बताओ VA माइनस VB ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा? ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है? सर केस 1 में जीरो। पॉजिटिव होगा। देखो सही बोलो तो जीरो तो एक में भी नहीं होना यार। पॉजिटिव होगा फर्स्ट में। सब पॉजिटिव होगा। चलो फिर एक बार के लिए कंसेप्ट समझ लो। KCQ/R आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था। तो अगर मैं R डिक्रीज करूं, जैसे जैसे मैं चार्ज के नजदीक जाऊंगा R का वैल्यू कम होते जाएगा, तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो अब बता सकते हो पॉइंट A पे ज्यादा पोटेंशियल होगा कि पॉइंट B पे, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता तो? A पे।
तो अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का कम है, तो डिफरेंस क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है सबको? चलो नेगेटिव में लोचा है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता ना, अब नेगेटिव चार्ज के भी अगर मैं नजदीक जाऊं तो आर तो कम ही हो रहा है, उस केस में पोटेंशियल बढ़ने की जगह उस केस में तो कम होने लगता है। ये कोई चीज एक्सप्लेन कर सकता है क्यों कम होने लगता होगा? माइनस साइन कंसिडर करेंगे। यस, माइनस की टाइमलाइन में। यस, जैसे समझो, अगर मैं आर को डिक्रीज कर रहा हूं, नेगेटिव के लिए बात कर रहा हूं मैं, तो इसको नेगेटिव समझना। अगर मैं आर को कम करता जाऊं तो आइडियली पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, बट क्योंकि वो नेगेटिव में बढ़ रहा होगा, -5 से -10, -10 से -15, -20, तो किसी चीज का नेगेटिव में बढ़ना एक्चुअल में उसको कम करना होता है। -20 छोटा होता है -5 से। तो इसलिए जब आप नेगेटिव के नजदीक जाते हो तो वैल्यू वाइज अगर सिर्फ वैल्यू देखोगे तो आपको बढ़ते हुए दिखेगी, पर उसके आगे साइन क्या होगा? माइनस। और माइनस में किसी चीज का बढ़ना एक्चुअली कम करना रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो कम होने वाला है एज कंपेयर टू पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो उस केस में डिफरेंस क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सो किसी को इस पार्ट में डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, अदरवाइज हम आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।